गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। आज आपका लास्ट टॉपिक है जल प्रदूषण, यानी जल प्रदूषण के सोर्सेस क्या है, जल प्रदूषण के रीजन क्या है, जल प्रदूषण का मानव जीवन पर या पर्यावरण पर क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ता है और इसकी कैसे रोका जा सकता है, इन सभी की पर चर्चा करेंगे। और हाँ, जैसा कि सभी स्टूडेंट जानते हैं कि मैं जो पीडीएफ उपलब्ध कराऊंगा वीडियो के साथ अपलोड करा दूंगा। इसके साथ जो लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए छोटा सा टॉपिक है ना। चलिए, जल प्रदूषण है ना। एक जस्ट वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, देखिए जैसा कि आप जानते हो जो अर्थ है, अर्थ का 71% भाग पर क्या है, वाटर है। क्या है, वाटर। जबकि 29% भाग उसका क्या है, लैंड एरिया है। ठीक है, यानी पृथ्वी के समस्त भाग पर 71% भाग पर वाटर है। ठीक है, लेकिन इतने भाग होने के बावजूद भी केवल 1% वाटर, यानी 1% वाटर जो है मनुष्य के लिए उपयोगी है। कैसा है, उपयोगी है। यानी मनुष्य केवल 1% भाग को यूटिलाइज कर सकता है। ठीक है, यूटिलाइजेशन कितना है, 1%। अब ये 1% भी उस कैसे है, नदी में, ठीक है, झील में, मृदा में, वायुमंडल में, मंडल से 1% भाग प्राप्त होता है। यानी मनुष्य के लिए जो उपयोगी है जल, मनुष्य अथवा प्राणी के लिए जो उपयोगी जल है वो केवल 1% है। वो भी नदियों से, झील से, मृदा जानते हो ना, जमीन है ना, और वायुमंडल से प्राप्त होता है। ठीक है, 1% भाग। अब देखिए, अब मेन चीज आती है, वाटर जो मिलके बनता है H2, क्या होता है फॉर्मूला, H2O, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। किससे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। ठीक है, तो पूरा खेल किसका है, ऑक्सीजन का है। यानी जहां ऑक्सीजन की मात्रा कम हुई तो वहां पॉल्यूशन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब देखते क्या होता है। आपने देखा होगा कई बार पानी के रंग में परिवर्तन होता है। क्या होता है, रंग में परिवर्तन होता है। गंध, कई बार पानी में स्मेल आने लगती है, गंदी है ना, आती है नहीं आती, या बहुत स्मेल आ रही है, ऐसे कहते स्मेल आ रही है ना। और कई बार उसकी घनत्व यानी डेंसिटी में परिवर्तन आ जाता है, नहीं उसके घनत्व में परिवर्तन आता है ना, डेंसिटी। ठीक है, कई बार उसके टेम्परेचर में भी परिवर्तन आ जाता है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। ठीक है, टेम्परेचर। अब ये तो आपका इस तरीके से हो गया है ना। और कई बार जल में सल्फाइड, क्लोराइड, नाइट्रेट, नाइट्राइट, आदि। ये जस्ट मिनट, मैं थोड़ा चेक कर लूँ रिकॉर्डिंग हो रही नहीं हो रही है, हो रही है। एक्चुअली चेक करना होता है रिकॉर्डिंग चल रही है नहीं चल रही है ना। ठीक है, क्या सल्फाइड, क्लोराइड, नाइट्रेट, नाइट्राइट आदि घुलने के कारण घुल जाते हैं ना, घुल जाते हैं तो क्या होता है,
जल के रासायनिक गुणों में परिवर्तन कर देते हैं। किसमें? केमिकल प्रॉपर्टी, रासायनिक गुणों में परिवर्तन कर देते हैं। और यहां ये क्या है? ये भौतिक गुण है, ये ठीक है। तो यानी जल के भौतिक गुणों और रासायनिक गुणों में होने वाला ऐसा परिवर्तन जो कि जल की गुणवत्ता पर क्या नकारात्मक प्रभाव करे या गुणवत्ता पर नकारात्मक इफेक्ट करे, क्या कहलाता है? जल प्रदूषण कहलाता है। यानी जल के भौतिक और रासायनिक गुणों में होने वाला ऐसा परिवर्तन या जो मानव जीवन पर या पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डाले, क्या कहलाता है? जल प्रदूषण कहलाता है। क्या कहलाता है? जल प्रदूषण। समझ में आ गया? भौतिक गुण समझ गए, रासायनिक गुण समझ गए, भौतिक रासायनिक में कौन कौन से इफेक्ट होगा, अब देखेंगे सबको कैसे होता है ना इफेक्ट। कॉजेस क्या है? यानी सोर्सेस या कॉजेस, है ना, सोर्सेस अथवा कॉजेस। छोटा सा टॉपिक है ना। अब देखिए, आपको मैंने पहले ही बताया था कि हमेशा दो रीजन होते हैं, एक नेचुरल होता है जिसको हम बोलते हैं प्राकृतिक, दूसरा होता है ह्यूमन बीइंग, है ना, मानवजनित, बाय ह्यूमन, है ना, यानी मानवजनित। ठीक है। अब नेचुरल में आपने देखा होगा ज्वालामुखी, वोल्केनिक जिसको बोलते हैं, आपने देखा होगा ज्वालामुखी, जब समुद्र में ज्वालामुखी आता है तो क्या होता है? आपने देखा होगा कि ज्वालामुखी के साथ साथ कई गैसेस निकलती हैं, कई पार्टिकल्स निकलते हैं, तो वो क्या होता है? समुद्र में यदि मिल जाते हैं तो जल में तो मिल गई ना, तो जल में क्या हो गया? जो प्योर जल था वो उसमें क्या हो गई? इम्प्योरिटीज बढ़ गई। ठीक है। तो बाय नेचुरल प्रोसेस है ज्वालामुखी तो। ठीक है। नेक्स्ट वनाग्नि, आपने देखा होगा जंगल में आग लगती है, जंगल में आग लगती है ना, तो क्या होता है? डस्ट वगैरह, जिसको राख वगैरह बोलते हैं हम लोग, एसेस बोलते हैं, और ऊपर से जल में जब जब वनों में आग लगती है तो धुआं उड़ के ऊपर पहुंचता है। कैसे पहुंचता है? धुआं, ठीक है, ऊपर पहुंचता है। लेकिन जब बरसात होती है तो बरसात में वो धुआं के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होता है? नीचे जमीन पर गिरते हैं, तो जल में क्या होता है? इम्प्योरिटीज मिल जाती है ना। क्या मिल जाती है? इम्प्योरिटीज मिल जाती है। समझ में आ गया? और जब वर्षा का जल नीचे गिरेगा तब भी ऐश के साथ मिलेगा, तब भी इम्प्योरिटीज बढ़ेगी, है ना। इसके बाद हिमस्खलन, है ना, हिमस्खलन। आपने देखा होगा बड़े बड़े जो हिमखंड हैं वो गिरते हैं, तो जब गिरते हैं तो क्या होगा? वो भी अपने संग क्या करते हैं? कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज जल में मिक्स कर देते हैं, जिससे वहां भी क्या होगा? जल में क्या होगा? इम्प्योरिटीज मिल जाएगी। ठीक है। अब हमेशा याद रखिए, जल में हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड, वर्षा के जल भी आपका प्योर नहीं होता, क्योंकि उसके साथ भी CO2 गैस मिली रहती है, इसलिए वो भी प्योर नहीं होता आपका, याद रखिए। ठीक है। अब देखिए ह्यूमन बीइंग में पहले तो देख लें इंडस्ट्री, यानी उद्योगों में। ठीक है। किसके द्वारा होता है? सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन जो होता है, जल प्रदूषण, इंडस्ट्री में, क्योंकि इंडस्ट्री से में विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ, है ना, जैसे सल्फाइड, नाइट्रेट, फॉस्फेट आदि पदार्थ होते हैं जो कि जल में मिल जाते हैं, है ना। इंडस्ट्री से निकलता है पॉल्यूशन, वो जल में मिल जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री से पॉल्यूशन होता है। किससे? इंडस्ट्री से। समझ में आया? अब देखिए, आपने देखा कई बार इंडस्ट्री में शीशा भी निकलता है, शीशा, लेड जिसको बोलते हैं, आर्सेनिक, ठीक है, ये भी निकलते हैं और किसमें? जल में मिल जाते हैं पदार्थ।
तो क्या होगा, इससे भी इम्प्योरिटीज रहेंगी, इम्प्योरिटीज बढ़ेगी, तो इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट एग्रीकल्चर। आपने देखा कृषि में क्या करते हैं, आपने देखा यानी कि उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए आप लोग क्या करते हैं, फर्टिलाइजर का यूज करते हो। और फर्टिलाइजर में क्या होता है, सल्फेट होता है, नाइट्रेट होता है, या कह सकते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रेट आदि, ठीक है, यानी सल्फेट, नाइट्रेट आदि होते हैं नहीं। और कीटनाशक का यूज करते हो आप लोग, शाकनाशी का यूज करते हो, यानी पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड का यूज करते हो। वो सब क्या करता है, जब जल क्या होता है, क्या आप एग्रीकल्चर में क्या होता है, पानी डालते हो आप लोग, है ना, पानी फ्लो होता है वहाँ से, तो पानी जब वहाँ से निकलेगा तो आपके सब पहले से आपने पेस्टिसाइड डाल रखा है, इंसेक्टिसाइड डाल रखा है, आपने फर्टिलाइजर डाल रखे, तो वो जल में मिल जाता है, जिससे क्या होता है, जल कैसा हो जाता है, पॉल्यूशन होता है। दूसरा एक और होता है कि जो आपने कभी भी विंड्स चलती है, यानी हवा चलती है, तो वो हवा भी क्या करके उड़ा के ले जाती है, मिट्टी अपने संग लेके ले जाती है, और जब मिट्टी को उड़ा के ले जाएगी तो वह मिट्टी कई बार नदियों तक पहुंच जाती है, और नदियों में भी उसमें इम्प्योरिटीज मिल जाती है। इसलिए दूसरा जो आपका मेन रीजन है क्या है, एग्रीकल्चर। थर्ड, अर्बनाइजेशंस। यानी नगरीकरण के, जैसे कि आप जानते ही हो सीवेज है ना, सीवेज वाटर जो होता है आपका, आपने देखा नगरीकरण जब होगा तो क्या होगा, वहाँ पे गंदगी बहुत ज़्यादा हो जाती है। यानी कि जब आप देखते हो कि नगरों में कहीं पॉलीथीन लगी है, कहीं घर का ही पानी, मेडिकल की जानते हो ना, मेडिकल की दवाइयों की सिरिंज वगैरह सब ये सब पड़ी रहती है उसमें, तो ये सब क्या है, सीवेज वाटर है। यानी कि जिसमें सब क्या, यानी कोई भी वाटर जो क्या पॉल्यूटेड हो, कैसा हो, प्रदूषण सहित हो, वो क्या कहलाता है, सीवेज वाटर कहलाता है। क्या कहलाता है, सीवेज वाटर। समझ में आया? यानी पॉल्यूशन युक्त वाटर क्या कहलाएगा, सीवेज वाटर। आप तो जानते हो, यानी नगरीकरण, आपने देखा पानी में कितनी गंदगी है। आप लोग कई बार देखते हो, घर का कचरा भी आप लोग नाली में फेंक देते हो। कई बार आपके घर का कूड़ा भी आपने क्या किया, पानी के थ्रू बाहर निकल रहा है, तो ये सब क्या है, गंदगी फैल रही है। ये सब क्या है, नगरीकरण के द्वारा आपकी क्या हो रहा है, गंदगी फैल रही है ना। समझ में आ गया इतना? मैं थोड़ा इसको संक्षेप में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब आपके पास एग्जाम नज़दीक है, 22 जून से आपका एग्जाम है, और जो मैं आपको बता रहा हूँ उससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा आपको, यहाँ तक ही, ठीक है। अब देखिए, ये तो हो गए, आपने सोर्सेज जान लिया कि सोर्सेज होते हैं ना। अब देखिए मेन चीज, इफेक्ट कैसे पड़ रहा है ना। हाँ, एक जैविक कारण है ना, एक जैविक प्रदूषण और होता है। जैविक प्रदूषण आपने देखा होगा समुद्र में क्या या जल में कवक है ना, कवक फंगस जिसको बोलते हैं, शैवाल बोलते हैं, बैक्टीरिया आदि मिले रहते हैं, जिससे क्या होता है, जल में क्या होता है, प्रदूषण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं जैविक प्रदूषण। यानी जैविक कारकों के द्वारा जो होने वाला प्रदूषण क्या कहलाता है, जैविक प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, अब देखिए जल प्रदूषण के इफेक्ट, यानी व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, शीशे से मस्तिष्क क्षतिग्रस्त हो जाता है। यानी कि शीशा जब अपने शरीर में पहुंच जाता है ना, पानी के थ्रू ही जाता है, कोई भी लिक्विड के थ्रू, तब क्या होता है, नर्वस सिस्टम आपका फेल हो जाता है। कैसा हो जाता है, फेल हो जाता है ना, और उल्टी होना, गुर्दे क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, किडनी में इफेक्ट होता है। आर्सेनिक से लीवर, और जो आर्सेनिक होता है, आर्सेनिक से लीवर व गुर्दे क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। फेफड़ों में कैंसर और आहार तंत्र में अल्सर आदि बीमारी हो जाती हैं। क्रोमियम से कैंसर एवं आहार तंत्र में अल्सर, यानी कि क्रोमियम से भी कैंसर व आहार जानते हो ना, पाचन, ठीक है, आहार तंत्र में अल्सर हो जाता है।
बेरियम से जस्ता से उल्टी आना, गुर्दे आदि में बीमारियां लग जाती या गुर्दे आदि में क्या होता है, दिक्कतें पैदा हो जाती है ना। बेरियम से लकवा आदि मार जाता है। बेरियम से क्या हो जाता है, बेरियम से लकवा, जस्ता से उल्टी आना, गुर्दे में बीमारी उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, अब मेन कंसेप्ट आता है BOD और COD, है ना। BOD बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में आपसे पूछा गया, चाहे पहले के पेपर उठा के लीजिए, BOD और COD। अब मैंने आपको बताया H यानी कि जो पहले इसे देख लेते हैं ना। अरे हाँ ठीक है, जो आपका BOD COD समझते पहले आपको मालूम होना चाहिए H2O मैंने आपको बताया था, यानी वाटर में आपके हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। क्या है, हाइड्रोजन। यानी तीन कंसेप्ट होते हैं, एक DO, एक BOD और एक COD। ठीक है, और तीनों बहुत ज़्यादा एग्जाम पूछे गए हैं। यानी कि वाटर में ऑक्सीजन है, यानी कि जितनी भी, यानी वाटर में जितनी अत्यधिक ऑक्सीजन डिजॉल्व होगी वो उतनी अधिक लाभदायक होगी, है ना, उतना ज़्यादा जल कैसा होगा, प्योर होगा। ठीक है, और तो यानी कि डिजॉल्व ऑक्सीजन का मतलब है वाटर में घुलनशील, यानी वाटर में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा। क्या है, वाटर में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा ही आपकी डिजॉल्व ऑक्सीजन कहलाती है। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक, BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी कि आपने देखा कई ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। क्या होते हैं, कई ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और वह ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में डिकम्पोजिशन करते हैं। क्या, या एरोबिक अपघटन करते हैं, एरोबिक डिकम्पोजिशन। या हिंदी बोल लो, एरोबिक अपघटन। ठीक है, अब देखिए कार्बनिक कंपाउंड मैंने आपको शुरू से पूरा जब एनवायरनमेंट शुरू किया था तभी से मैं आपको बताता हुआ आ रहा हूं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होते कौन कौन से, है ना, क्या होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ये सब बताया मैंने। अब देखिए इसमें सिंपल सा आप समझ लीजिए, एरोबिक यानी अपघटन की बात चल रही है। आपने देखा बरसात हुई, बरसात जब होती है तो जंगल का देखिए, जंगल का एग्जांपल लूंगा क्योंकि जंगल में आपने देखा होगा जंगल में पूरा हरा हरा होता है, जमीन कैसी होगी, हरी हरी होगी, क्योंकि उसमें पत्तियां यानी झड़ी सब पत्तियां आदि पड़ी होंगी, लीव्स वगैरह पड़ी होंगी इसमें पेड़ पौधों की, है ना। तो जब बूंद पड़ती है ऊपर से नीचे सतह पे आती है जमीनी सतह पे, तो वो क्या होता है, ह्यूमस में परिवर्तित हो जाती है। किसमें, ह्यूमस में, है ना, ह्यूमस में परिवर्तित हो जाती है। यानी कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में किस में चेंज हो जाता है, एक सरल यानी कि या एरोबिक अपघटन करके सिंपल कंपाउंड में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में चेंज हो जाता है। किस में होता है, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, बायोलॉजिकल। हाँ, तो उसकी यानी कि अब ध्यान रखिए यहाँ कंसेप्ट आ रहा है, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति, यानी कि उसकी खपत की मात्रा, यानी याद रखिए, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही वह करेगा। किस में करेगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। यानी कि जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड दिखाएगी एक खपत की मात्रा, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के द्वारा कितनी खपत की गई ऑक्सीजन। क्या है, खपत की गई ऑक्सीजन, यानी उसके द्वारा कितनी एब्जॉर्ब की गई ऑक्सीजन, खपत। ठीक है, यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड वह ऑक्सीजन की मात्रा है जो कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के द्वारा खपत की जाती है एक एरोबिक अपघटन करने की प्रक्रिया के दौरान। यानी कि याद रखिए खपत, जबकि केमिकल, इसका COD, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड वह ऑक्सीजन की मात्रा होती है जो कि किसी भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस के लिए आवश्यक होती है। किसके लिए, ऑक्सीडेशन प्रोसेस के लिए आवश्यक होती है, याद रखिए। यानी कि ये खपत की मात्रा है, और जबकि केमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है, एक क्या है, आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा। ठीक है, किसी भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा ही क्या कहलाती है, केमिकल ऑक्सीजन
डिमांड कहलाती है। अब याद रखिए, जब जितने अधिक ऑर्गेनिक कंपाउंड समुद्री जीव में हो समुद्र में होंगे, जितने अधिक ऑर्गेनिक कंपाउंड समुद्र में होंगे उतनी ही बीओडी की मात्रा कम हो जाएगी। ठीक है, सॉरी, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी वहाँ पे, क्योंकि उनको अधिक से अधिक ऑक्सीजन चाहिए, खपत की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, है ना। ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी क्योंकि उनको खपत की मात्रा ज़्यादा चाहिए होगी, तो ऑक्सीजन की मात्रा उनकी कम हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब इसको थोड़ा इससे समझा देते हैं हम। ये तो याद रखिए, बीओडी और सीओडी तो हमेशा एग्जाम में आता है और इसको समझ लीजिए। अब देखिए, चलिए बीओडी और सीओडी देखिए, समझ। बीओडी और सीओडी के बीच मूलभूत अंतर यह है कि बीओडी कार्बनिक पदार्थों के एरोबिक अपघटन के दौरान बैक्टीरिया द्वारा खपत ऑक्सीजन की मात्रा को संदर्भित करता है, यानी कि बैक्टीरिया के द्वारा खपत की गई मात्रा है उसको दर्शाता है। किसको दर्शाता है? खपत की गई मात्रा को। जबकि सीओडी पानी में कुल कार्बनिक पदार्थों के रासायनिक ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा, O2 की मात्रा, है ना, ऑक्सीजन की मात्रा। जबकि सीओडी पानी में उपस्थित कुल कार्बनिक पदार्थों के रासायनिक ऑक्सीजन, है ना, की मांग ऑक्सीडेशन के लिए। ठीक है, सीओडी से तात्पर्य जल में उपस्थित कुल कार्बनिक पदार्थ के ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा, यानी आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा। ठीक है, ऑक्सीजन की वह मात्रा जो कार्बनिक पदार्थों के एरोबिक अपघटन, यानी एरोबिक अपघटन के दौरान बैक्टीरिया को आवश्यक होती है, यानी कि ये खपत की मात्रा, यानी कि एरोबिक अपघटन के दौरान जो इसके द्वारा किस, यानी बैक्टीरिया द्वारा खपत की जाती है या वह आवश्यक होती है, वो क्या कहलाती है? बीओडी। ठीक है, इसका फुल नेम क्या है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसका केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बीओडी की गणना एक सीलबंद पानी के नमूने को एक निश्चित तापमान पर, यानी कि किसी सीलबंद, ठीक है, किसी सील में, बोतल में रख दो पानी को, है ना, एक निश्चित तापमान में, एक निश्चित तापमान में 5 दिनों तक रखकर तथा परीक्षण के प्रारंभ से ऑक्सीजन की हानि को माप कर की जा सकती है, यानी ऑक्सीजन की हानि को माप कर की जा सकती है, यानी कि ऑक्सीजन पहले चेक कर लेंगे, पहले ऑक्सीजन की मात्रा क्या है, जब उसको पानी, यानी कि किसी को बोतल में या कहीं भी पानी को सील बंद करके रखा, और 5 दिन बाद उस पानी में ऑक्सीजन की मात्रा फिर चेक करेंगे, तो देखिए कितना लॉस हुआ। ठीक है, जबकि सीओडी का मूल्यांकन एक बंद पानी के नमूने को एक निश्चित तापमान पर उबलते सल्फ्यूरिक एसिड के साथ पोटेशियम डाइक्रोमेट जैसे मजबूत ऑक्सीडेंट के साथ एक निश्चित अवधि के लिए इंक्यूबेट करके किया जाता है। ठीक है, एक निश्चित अवधि के लिए। बीओडी की गणना 5 दिनों में की अवधि की जाए, सीओडी की गणना कुछ ही घंटों में की जा सकती है, यानी इसको टाइम ज़्यादा लगता है जबकि सीओडी को कम लगता है। ठीक है, बीओडी का मान सीओडी के मान से कम होता है, सीओडी का मान बीओडी के मान से हमेशा अधिक होता है। नतीजे, जितना ज़्यादा कार्बनिक पदार्थ सीओडी द्वारा ऑक्सीकृत किया जाएगा उतना ही बेहतर होगा। अब देखिए, जैविक ऑक्सीकरण जल में प्राकृतिक कार्बनिक मलबे और कार्बनिक अपशिष्ट को ऑक्सीकरण कर सकता है, यानी कि जैविक ऑक्सीकरण जल में प्राकृतिक कार्बनिक मलबे और कार्बनिक अपशिष्ट को, यानी कि जैविक ऑक्सीकरण करता है, यानी मैंने आपको बताया कि जैविक प्रक्रिया है, क्या है? बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ठीक है, तो इसलिए वो कार्बनिक मलबे और कार्बनिक अपशिष्ट को ऑक्सीकरण कर सकता है। जबकि सीओडी एकमात्र ऐसी चीज है जो औद्योगिक सीवेज को खराब करती है। ठीक है, ये आपका
BOD, COD और OD कंसेप्ट हुआ। लगभग ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसमें हाँ, अब एक बार इसको मैं, एक टॉपिक रह गया छोटा सा, बार्टर ट्रीटमेंट, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा, ठीक है। और कोई डाउट्स है तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिख कर मुझसे पूछ सकते हैं, और कोई डाउट है आपको PDF इसके साथ आपको उपलब्ध हो जाएगी। ओके, थैंक यू।